स्टार्ट हो गई। ओके, ठीक है। तो फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉश, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, है ना। तो ये जो टॉपिक है ये कोई मतलब मेन टॉपिक नहीं है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सप्लीमेंट। एज सप्लीमेंट इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। GS1 में यूज कर सकते हैं सोसाइटी सेक्शन में, और GS2 में हेल्थ वाला जो सेक्शन आ जाता है वहां पे इसको यूज कर सकते हैं ना। जैसे इसके नेम से ही है वाटर, है ना। इसमें वाटर की गुणवत्ता की बात की जाएगी, पहुंच की बात की जाएगी, फिर सैनिटेशन स्वच्छता, H फॉर हाइजीन, है ना। साफ सफाई हम कितना रखते हैं उसके महत्व के बारे में बताएगा। ये सिर्फ एज ए सप्लीमेंट करेगा ये टॉपिक वर्क, है ना। तो जैसे SDG 6 है ना, यही बात करता है कि सभी के लिए स्वच्छ जल हो, स्वच्छता की उपलब्धता हो, इसके बारे में बताता है। तो इसको हम लिंक कर सकते हैं, है ना। फिर हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं वॉश में जल से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है ना। तो पेयजल की गुणवत्ता के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली चलाई जा रही है, जो जो भी उसकी क्वालिटी होगी, वाटर क्वालिटी, उसका मैनेजमेंट करती है ना। फिर चलाया जा रहा है जल जीवन मिशन, है ना, शहरी वाला भी और ग्रामीण वाला। इसके अंतर्गत है कि सभी को टैप वाटर जो है वो उपलब्ध होना चाहिए, है ना, जिससे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े लोगों को। फिर है नमामि गंगे स्कीम्स, ये है वाटर से रिलेटेड हो गई। फिर सैनिटेशन में स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, ग्रामीण और शहरी सैनिटेशन के लिए। हाइजीन के लिए, पर्सनल हाइजीन के लिए जो अभी हम लोगों को पता है जो सैनिटरी पैड्स हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है ना। और भी जो भी किशोरियां हैं ना, स्कूलों में भी फ्री इसका वितरण भी होता है ना। और भी चीजें चलाई जा रही हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं जो वॉश है ये आया कहाँ से, ये टर्म कहाँ से आया, है ना। तो ये जो है WHO ने वॉश रिपोर्ट जारी की थी, उससे ये टर्म निकल के आया है, ठीक है। अगर हम इसकी रिपोर्ट की बात करें जो इस ईयर रिपोर्ट आई थी 2023 में, उसमें कुछ बोला फैक्ट है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत काम आएंगे। उसमें कहा गया कि अगर हम लोग सुरक्षित वॉश टेक्निक यूज करें, मतलब हमारा जो वाटर है वो क्लीन हो, है ना, और हम लोग सैनिटेशन हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, तो 2019 में जो वैश्विक स्तर पर मौतें हुई हैं, टोटल मौतें, उसमें लगभग 2.5% हम लोग रोक सकते थे। समझ रहे हो, अगर 100 लोग हैं उसमें सब मतलब 1000 लोगों में लगभग 25 लोगों की मौतें रोकी जा सकती थी अगर हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, है ना, गवर्नेंस में भी। और जब भी चुनाव भी आते हैं तो ये कभी हाईलाइट नहीं होगा ये टॉपिक कि वाटर पे आप ज्यादा बात कर रहे हो, सैनिटेशन पे बात कर रहे हो, इसके नाम पे वोट दिए जा रहा हो, ऐसा नहीं होता है ना। लगभग 2.5% मौतें इससे होती है। अगर हम लोग आंकड़े निकाले भी तो टेररिज्म से कंपेरेटिवली इतनी मौतें नहीं होती है ना। तो ये हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आना चाहिए राजनीति के प्रमुख मुद्दे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिसेफ ने कुछ बोले थे डेटा। वो कहते हैं कि भारत में ये पॉजिटिव रहा है कि लगभग 450 मिलियन, है ना, जो खुले में शौच लोग करते थे उसमें कमी आई है। अब लोग टॉयलेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें एक और उन्होंने रिलेशन बताया है कि अगर अब वॉश सेवाओं में कमी आती है तो शिशु मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है। ऑब्वियसली, है ना, कि अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा तो जाने कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि लाभ क्या होगा इससे, है ना। तो वो देखते हैं जो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग होते हैं, जिनको बोलते हैं इंग्लिश में नेग्लिजिबल टॉपिकल डिजीज, जो होती है जिन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, और ज्यादातर जो टॉपिकल एरियाज होते हैं वहां पे देखने को मिलती हैं, तो उसमें कमी हो सकती है अगर हम लोग स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, शुद्ध जल पीते हैं, ठीक है, हाइजीन का। फिर दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जितने टॉयलेट्स बने हैं खासकर महिलाओं के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा रहा है ना। उनको बाहर जाना पड़ता था, कई बार शोषण का सामना भी करना पड़ता था, तो स्वच्छता के लिए और सुरक्षा दोनों के लिए इसने टारगेट किया है। फिर ये है कि अगर हम वॉश पे ध्यान देते हैं, जो स्वास्थ्य पे होने वाला खर्च है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिवेंटिव मेजर्स में आ जाएगा, है ना। बाद में हम लोग क्यूरेटिव मेजर्स करें, उससे जरूरी है कि हम लोग पहले ही ऐसे मेजर्स अपनाएं जिससे हम लोग बीमार हो ही ना, ठीक है। फिर ये है कि अगर हम लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, हमारे सभी एरिया साफ रहते हैं, तो टूरिज्म को भी वो बढ़ाएगा, है ना। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो भी चाहते हैं कि जो भी जिस एरिया में वो घूमे वो साफ सुथरा हो, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ वैश्विक पहले जो हम लोग देख सकते हैं वॉश से रिलेटेड। पहला तो यही है कि WHO ने चलाई थी जो वॉश की रणनीति 2018 से 25 तक का इसके टारगेट रखती है। फिर है यूनिसेफ, है ना, यूनिसेफ ने चलाया था वॉश को लेके, ये 2016 से 30 तक को टारगेट करती है। फिर
चला था यूएन सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी ऐसे देश हैं जहाँ पे ज्यादा रोग देखने को मिलते हैं ना, उसको ये फंड देते हैं, ठीक है। फिर है सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल, ये यूनिसेफ ने शुरू किया था। जितनी भी गवर्नमेंट है वैश्विक स्तर पे और सिविल सोसाइटी, वो मिलकर कार्य करें, इसके लिए चलाया था उन्होंने, ठीक है। फिर चुनौतियां क्या क्या हैं इस क्षेत्र में, अभी भी जैसे हम देखते हैं कि हाइजीन के मामले में है ना, लैंगिक स्तर पे हमको देखने को मिलता है कि महिलाओं को ज्यादा सामना करना पड़ता है स्वच्छता का, है ना, ज्यादा पीड़ित होती है वो। लेकिन फिर भी जब बात करें पॉलिसी डिजाइनिंग की, तो उनमें उनका परसेंटेज बहुत कम है, तो उसको हमको बढ़ाना होगा, ठीक है। डेटा है इसमें कि 1/4 जो रूरल वुमन है ना, अपने 50 मिनट से ज्यादा समय जल को एकत्र करने में अभी भी वो लगाती हैं, है ना। जो हम लोगों को जो टैप वाटर वाला है मिशन है, वो पूरी तरह अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, उस दिशा में हमको कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर है व्यवहार संबंधी चुनौती, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें हम लोग एथिक्स में पढ़ते हैं वर्ड परसुएशन, है ना, अनुनय, उसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। कुछ लोग बोलते हैं कि वो जिस तरीके से चल रहा है, जिस परंपरा का फॉलो कर रहा है, वो वही फॉलो करेंगे, है ना। आप नई चीजें लेके आओ, नई टेक्निक लेके आओ, वो कहते हैं वो हम नहीं करेंगे। जैसे देखने को मिला था जब टॉयलेट्स बनाए गए थे, तो कई सारे ग्रामीण जो लोग थे उन्होंने कहा वो यूज नहीं करेंगे, है ना, जैसे वो बाहर जाते रहते थे वैसे ही करेंगे। तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है व्यवहार संबंधी। फिर है उत्पाद खरीदने में सक्षम नहीं, जैसे हम लोग बात करें वुमन की पर्सनल हाइजीन के लिए, है ना, जो सैनिटरी पैड्स वगैरह होते हैं, कई सारी ग्रामीण महिलाएं या फिर जो भी गरीब महिलाएं हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती है उसको, है ना, तो उसके कारण भी उनको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, ये चुनौती आती है वॉश में। फिर है असुरक्षित पेयजल, अगर हम लोग बात करें सीपीसीबी की, है ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलता है कि भारत के 276 जिले, वो अभी भी उनका जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत बुरी तरह दूषित है, उसमें आर्सेनिक, है ना, और जितने भी भारी धातु हैं उनकी मात्रा काफी देखने को मिलती है। फिर हम लोग बात करते हैं ये समस्याएं हैं तो क्या हम लोग कर सकते हैं वे फॉरवर्ड, है ना। तो देखते हैं, जैसे पहला था इसमें लैंगिक असमानता वाला, तो हम लोग यही कर सकते हैं जो पॉलिसी डिजाइनिंग है उसमें वुमन को इंक्लूड किया जाए, है ना, से जो उनका पर्सपेक्टिव है उसको शामिल किया जा सके। फिर जैसे उनके लिए कुछ विशेष स्कीम ला सकते हैं, है ना, जैसे अभी पिंक टॉयलेट लाया गया था, इससे ऐसे कुछ हम लोग ला सकते हैं और भी चीजें, ठीक है। फिर है कि जो व्यवहार संबंधी प्रॉब्लम थी उसको हम लोग जागरूकता से चेंज कर सकते हैं। एक नया वर्ड आया है नजिंग, इंग्लिश में आया है NUDGING। नजिंग का मतलब ये होता है कि लोगों को हम लोग दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन उनको प्रेरणा मिले ऐसा कुछ कर देंगे, ऐसा कोई स्लोगन लिख देंगे या कोई ऐसी इमेज बना देंगे, है ना, था दरवाजा बंद, है ना, तो बीमारी बंद, इस टाइप में हम लोग करेंगे यूज, ठीक है। फिर ये है कि सामुदायिक भागीदारी, है ना, किसी भी योजना को अगर हमको सफल बनाना है तो सभी लोगों को एक साथ आना होगा, है ना। तो स्थानीय स्तर पे जितनी पंचायतें हैं, है ना, गवर्नमेंट हो गई और सिविल सोसाइटी हो गई, NGO हो गए, ये सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ये योजनाएं सफल हो जाएंगी। फिर है वंचित क्षेत्रों पे ध्यान, हमको ये देखना होगा कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे ये कमियां हैं, है ना, वाटर की, सैनिटेशन, हाइजीन की। शहरी क्षेत्रों में तो ज्यादातर चीजें पूरी हो गई है ना, तो जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, है ना, हिली एरियाज हो गए, ट्राइबल एरियाज हो गए, उन पे हम लोगों को विशेष फोकस करना होगा, ठीक है। फिर ये है कि हमने कोई स्कीम चलाई, उसके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, फिर लोगों से फीडबैक लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये हम लोग करेंगे। और फिर ये है कि जो विभिन्न क्षेत्र है, जैसे विभिन्न मिनिस्ट्रीज हो गई, उनको साथ में आके काम करना होगा। क्या होता है कई बार, जैसे कोई वाटर को लेके स्कीम चली है ना, तो जल मंत्रालय के पास आई है वो, तो स्वच्छता वाले को पता ही नहीं है ना उससे रिलेटेड चीजें, शहरी विकास मंत्रालय को पता ही नहीं है, महिला विकास को पता, तो उसमें क्या होगा, सबको मिलके काम करना होगा क्योंकि अल्टीमेट टारगेट सेम है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो वॉश टॉपिक है ये फिनिश हो जाता है यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। एक पहल में है एक और मतलब हाँ, उसका नाम डाल दो, USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ओके। इसके तहत है कि मतलब जो जल सफाई और स्वच्छता वाले जो मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूकता को फैला के और उनके समाधान के लिए नागरिकों और स्थानीय निकायों की मांग को प्रोत्साहित करने में मतलब इस मिशन का समर्थन करते हैं।
और ये भी ओके, है कि मतलब जो ऐड कर दिया। यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ के समर्थन से जो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, तो ये जैसे ये इंटरसेक्शनल हाँ, में है ना, इसमें इसी में ऐड कर सकते हैं कि मतलब जो ऐसे छोटे छोटे टीम वर्क जो होते हैं, उनको अगर वो इस तरीके के काम कर रहे हैं तो उनको पुरस्कृत किया जाए इन चीजों के लिए। बिल्कुल, ये सबसे अच्छा होगा। तो ये पॉइंट्स इसमें। फिर नेक्स्ट टॉपिक ड्रग अब्यूज़ है। शेयर नहीं हुई अभी तक फाइल। प्रीति? हो, मॉडर्न स्लेवरी कर दिया मैंने। हाँ, तुम ले लो, हाँ। ठीक। ये जो वॉच था इससे रिलेटेड एक मेरे पास वो था पाई चार्ट, मतलब जिसमें अलग अलग कंट्रीज के मैंने अभी भेजा है ग्रुप में, उसको मतलब बाद में इस पे डिस्प्ले कर। ओके। आधुनिक दास्ता हमारा टॉपिक है, आधुनिक दास्ता, मॉडर्न स्लेवरी। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आधुनिक दास्ता होती क्या है। तो आधुनिक दास्ता उसको कहते हैं जिस स्थिति में जो शोषण होता है उन परिस्थितियों से है, मतलब इसका अर्थ उन परिस्थितियों से है जहां कोई व्यक्ति धमकी, हिंसा, दबाव, धोखा या किसी शक्ति के दुरुपयोग के कारण ना तो काम करने से मना कर सकता है और ना ही उस काम को छोड़ सकता है, बल्कि वो मजबूरी में रहकर उस काम को करते रहता है। तो ये हो गई आधुनिक दास्ता। आज के टाइम में मतलब अलग अलग तरीके के, मतलब ये देखा जाता है कि लोग दास प्रथा को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। ये चीजें बहुत अलग अलग तरीकों में बढ़ रही है। जैसे एक मतलब अभी जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ग्लोबल सर्वे स्लेवरी इंडेक्स 2023, इसमें 160 कंट्री में इसका मॉडर्न स्लेवरी का मतलब 160 कंट्री में इसकी क्या स्थिति है उसका आकलन प्रस्तुत करता है। जो वॉक फ्री फाउंडेशन नामक जो संस्था है वो इसका एनालिसिस करके फैक्ट जो है वो प्रेजेंट करती है, उसके बिहाफ पर ये रिपोर्ट निकाली गई है। तो हम पहले सबसे ये देख लेते हैं कि मॉडर्न स्लेवरी के जो विभिन्न रूप जो आज हमारे समाज में दिखाई देते हैं वो कौन कौन से रूप है। तो पहला है मानव तस्करी। मानव तस्करी, उसके बाद जबरन श्रम, जबरदस्ती किसी से काम लेना, उसको वेतन न देना या उसका जो उचित मूल्य है उस वेतन का उससे कम मूल्य देना। फिर है ऋण बंधन, मतलब कर्ज में कर्ज देकर फिर अगर वो कर्ज चुकाने में असमर्थ है तो फिर उसको जबरदस्ती फिर उस कर्ज के बदले में उससे काम लेना, अगर वो उस काम को नहीं भी करना चाह रहे हैं तो भी उसको लेना। और बंधुआ मजदूरी जो कि मतलब बहुत पुरानी प्रथा है और आज भी कई मतलब गांवों में देखने को मिलती है। और उसके बाद है जबरन विवाह, की मर्जी के खिलाफ किसी से भी मतलब शादी कर देना। उसके बाद है बच्चों के विरुद्ध शोषण, बच्चों की भी तस्करी हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को मतलब जबरदस्ती ऐसे ऐसे कामों में धकेला जा रहा है जहां वो नहीं जाना चाह रहे हैं। तो एक मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार जैसे दो डाटा मिले, जबरन श्रम का 2.8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इस स्थिति में हैं, और जबरन विवाह में 2.2 करोड़ लोग हैं जिनके साथ इस तरीके की स्थिति है। उसके बाद हम ये देखते हैं जो ये इंडेक्स निकाला गया है, और ये जो जबरन श्रम है इसमें 86% निजी क्षेत्र में है। जो अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं उनमें ये चीजें हमें ज्यादा देखने को मिलती है औपचारिक क्षेत्रों की तुलना में। सूचकांक के जो मुख्य बिंदु है कि मतलब 2021 2016 से हम अगर इसकी तुलना करें तो 2021 में इसमें 10 मिलियन की वृद्धि देखी गई है, जिस जो कि अब जो डाटा पहुंच चुका है आंकड़ा 50 मिलियन के आसपास ये पहुंच चुका है, कि 160 में से एक व्यक्ति जो है वो मॉडर्न स्लेवरी का शिकार है। और फिर इसमें सबसे मैक्सिमम बताया गया है नॉर्थ कोरिया को,
और मिनिमम में है आइसलैंड। भारत में भी ये दर बहुत उच्च है, लगभग 11 मिलियन लोग ऐसे हैं जो आधुनिक दास्ता के शिकार हैं। अब हम ये देखते हैं कि आधुनिक दास्ता आखिर क्यों मतलब इतनी बढ़ रही है, इसके क्या कारण है। तो एक है जलवायु क्षरण। कहीं की मतलब अगर किसी स्थान की अगर जलवायु में परिवर्तन हो रहा है या कुछ, तो वो लोग उस स्थान से दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं। ये होता है तो फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो उन्हें वो चीजें जो अपनी जगह पे मिल रही है वो चीजें वहां उन्हें लेने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर उन्हें लोगों की गुलामी भी करनी पड़ती है अपने जीवन यापन करने के लिए। फिर है लैंगिक असमानता। और उसके बाद है फिर कोविड 19। कोविड 19 के समय में भी ऐसी बहुत सारी स्थिति थी कि लोग भूखे भी मर रहे थे, कई लोग जिनके पास कुछ खाने को नहीं था, फिर वो मतलब उस फिर लोगों की गुलामी करते थे। इस स्थिति में वो पहुंच चुके थे कोविड 19 के समय भी। और युद्ध, या अगर मतलब जैसे अभी जैसे जो युद्ध वगैरह चल रहे हैं अलग अलग देशों के बीच में, तो वहां पे भी ये स्थिति आ चुकी है कि लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। उनके पास खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, तो ये सब स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि लोगों को विवश कर देती है कि वो इस ओर बढ़े। उसके बाद आतंकवादी स्थिति अगर कहीं पे ऐसी हो जाती है। फिर कपड़ा उद्योग में मतलब जैसे कपड़ा उद्योग में मतलब मानव तस्करी बहुत ज्यादा देखी जाती है, कि कपड़ा उद्योग में मानव की बहुत तस्करी की जाती है। कि मतलब एक ये रिपोर्ट थी, मतलब G20 के उससे एक रिपोर्ट बताई थी, मतलब G20 ये बोला था कि G20 ने ये आधुनिक दास्ता को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है। कि अगर मतलब ये कोई भी, जैसे पहले होता था कि यहाँ से लोगों को ले जाया जाता था, फिर वहां पे उनसे काम लिया जाता था, दास प्रथा जिसे बोल सकते हैं। तो वही चीजें अभी भी ये चीजें चल रही हैं। दूसरे देशों के लोगों का मतलब वहां से मानव तस्करी जिसको बोल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें बिना बताए उनको ले जाना, ये आज भी जारी है। और फिर जो उनकी बुनियादी जरूरतें हैं उसमें अगर कमी है, अगर उनको वो जरूरतें पूरी नहीं हो रही है किसी भी स्थिति में, तो भी वो इस ओर बढ़ेंगे। उनको अपनी जरूरतें पूरी करनी है, अपना जीवन यापन करना है। तो फिर इस समिति ने कुछ अपनी G20 ने कैसे बढ़ा है ये थोड़ा समझ में नहीं आया। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मैं उसको देख के मैं भेज दूंगी ग्रुप में। ओके। मुझे एग्जैक्ट वो लाइन याद नहीं आ रही है अभी। सो ऑन और ये कपड़ा उद्योग वाला भी मुझे थोड़ा सा कपड़ा लगा। उद्योग में ये उसमें ये लाइन थी कि मतलब अगर कहीं पे मतलब उद्योग वगैरह है, औद्योगिक क्षेत्र है, और जहां पे ये चीजें नहीं है, तो वहां पे लोगों का तस्करी मतलब मानव तस्करी की जा रही है। कि वहां पे लोगों को भेजा जाएगा, फिर वहां पे ना तो उनको वेतन दिया जाएगा ना कुछ, उनसे बस जबरदस्ती काम लिया जाएगा। ये चीज थी उसमें। मतलब कपड़े के उद्योग के लिए। कपड़ा उद्योग में इसका भी स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगी आज ग्रुप में। शारीरिक श्रम की शायद उसमें जरूरत ज्यादा पड़ती होगी मे बी, हाँ इसलिए क्या? हाँ, उसमें मतलब जैसे कहा उसमें शारीरिक श्रम की ज्यादा वो पड़ती है, तभी बड़े बड़े उद्योग होते हैं उसमें, तो फिर ले जाया जाता है उनको एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। उसके बाद जो इस रिपोर्ट की सिफारिश है कि मतलब इसको मॉडर्न स्लेवरी को रोकने के लिए मजबूत उपाय और कानूनों को लागू लागू करने की सिफारिश की है। और कहा है कि विभिन्न स्तरों पर इसकी पहचान की जाए कि किन किन स्तरों पर ये फैला हुआ है और उसके प्रति कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये मतलब रिपोर्ट में ये सिफारिशें दी गई थी। भारत में देखें तो भारत में बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में बंधुआ मजदूरी के पुनर्वास के लिए केंद्रीय योजना सहित आधुनिक दास्ता से निपटान हेतु उपाय किए गए हैं। लेकिन फिर भी आज भी हम देखते हैं कि भारत में इतनी ऊंची दर में ये चीजें बढ़ गई हैं। तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है कि एक तो कानूनों के कार्यान्वयन में कमी हो सकती है, भ्रष्टाचार होगा, और वही कानूनी खामियां हैं। इन प्रकार की कई चुनौतियां हैं जिनके कारण ये मतलब सफल नहीं हो पाया है। हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं इस चीज को कम करने में। और इसके लिए हम क्या क्या ऐसे कदम है जो उठा सकते हैं कि जिससे इसको हम कम कर सके।
तो एक तो है कि ऐसे कानूनों को लागू किया जाए जो आधुनिक दासता को अपराध मानते हो और उनके प्रति सख्त से सख्त कार्यवाही हो। दूसरा, व्यवसाय या उद्योग क्षेत्र में बलात् श्रम और मानव तस्करी, मतलब उनकी ऐसे, मतलब वो लोग इस तरीके का, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या जांच पड़ताल करें कि उनको ये मिले कि वहां पे मानव तस्करी और जो बलात् श्रम हो रहा है वो शून्य है, एकदम से मतलब नगण्य हो चुका है। और फिर व्यक्तियों के प्रति यदि इस तरह का व्यवहार हो रहा है, यदि किसी भी व्यक्ति के प्रति इस तरह का कोई व्यवहार हो रहा है, तो वो उसके प्रति एक तो उसमें जागरूकता हो कि मतलब उसको पता हो ये चीज हो क्या रही है, और वो उसकी सूचना अपने आसपास के मतलब किसी भी पुलिस स्टेशन या किसी में देने में सक्षम हो। अगर उसे इस बारे में नहीं पता होगा तो फिर वो उसी में, मतलब उसी स्थिति में हमेशा बना रहेगा। फिर है बंधुआ मजदूरी का सर्वेक्षण दोबारा किया जाना चाहिए, जो कि 1990 में लास्ट टाइम किया गया है। उसके बाद से इसका कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया, तो इसका अगर दोबारा सर्वेक्षण किया जाएगा तो फिर हमें इसकी भी स्थिति का पता चलेगा और फिर उस पर कानून वगैरह बन सकेंगे। फिर सामाजिक सुरक्षा के दायरे में विस्तार किया जाना चाहिए और कानूनी संरक्षण को मजबूती देना चाहिए। ये इसके कुछ पॉइंट्स है, इसमें इतना ही था। इसमें हम लोग जो श्रमिक सुधार वाला बिल आए थे ना, हाँ हाँ, उसको भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, और इसमें हम इसको मतलब जो आंसर्स तुमने मतलब बताया कदम, उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक पुल फैक्टर और एक पुश। मतलब ये है कि जैसे तुमने बताया कि कुछ कारण, पुश फैक्टर में मतलब गरीबी है ना। जैसे एक तो तुमने बताया कानूनी क्रियान्वयन नहीं हो रहा, इस वजह से ये शिकार हो रहा है। दूसरा ये किस वजह से वो जा रहे हैं, जैसे हाँ। गरीबी हो गई है ना, प्राकृतिक आपदाएं हो गई। हाँ, इन सबको भी हम लोग दूर कर सकते हैं। और इसमें जो अभी एक तुमने बोला था, जब मुझे अवैध प्रवासी वाला बोला, तो एक अभी करंट में आज ही के न्यूज़पेपर में आया था, उसमें था कि जो अभी चल रहा है काफी, फ्रांस से कई सारे भारतीयों को लौटाया गया है अवैध प्रवासी के तौर पे जो जा रहे थे। हम्म पढ़ा हो हम्म शायद। तो उसमें ये जो है कि वो एक अभी जो मूवी भी आई थी डंकी, उसमें था कि वो अवैध प्रवासी के तरीके से जा रहे हैं। तो ये एक मेन कारण है, मॉडर्न स्लेवरी के कारण में हम लोग ले सकते हैं, है ना, कि वहां पे उनको उतने उचित अवसर नहीं मिल रहे हैं नौकरी के, कि लोग अवैध तरीके से वहां पे जाते हैं, उनका कोई वो लीगल हो ही नहीं पाते हैं अवैध, तो उनके साथ स्लेवरी के जो चांसेस है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कहीं वो रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी अथॉरिटी को, नहीं होते हैं ना उनके हाँ, पास। कुछ नोटिस, तो वो मतलब उनके साथ कुछ भी होता रहे, कोई उनको साथ कितना भी अत्याचार करे, उनको मतलब कभी न्याय मिल ही नहीं सकता है। सर, तो ना इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। रिपोर्ट करने में हाँ, ना तो वो उधर के रहते हैं, ना बिल्कुल। उधर के रहते हैं। उनको ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि वहां पे जाके बहुत लाइफ अच्छी होने वाली है, लेकिन उनके साथ बहुत बेकार हो जाती है स्थिति। बस ये था। अनिका अनिका ले लेती है अब टॉपिक, नहीं तो टाइम फिर। हाँ चलो ले लेते हैं। ये प्रीति तुम करोगी? एक मिनट, नहीं सारी अगर तुम तो फिर मैं उस चीज को डिफाइन नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं अपने नोट्स तो मैं उसको अच्छे से बता पाती। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जेंडर बजटिंग है। जेंडर बजटिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो बजट है वो जेंडर के आधार पे बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो संसाधनों एवं कार्यों का आवंटन, एक मिनट रुकना जरा। एक ऐसा बजट है जिसमें सरकार द्वारा निर्मित एक ऐसा बजट है जो संसाधनों और कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता है, ठीक है, उसको जेंडर बजटिंग बोलते हैं। तो इसके माध्यम मतलब मेनली जो जेंडर बजटिंग है वो महिलाओं और लड़कियों के लिए लाया गया था, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम क्या ज्ञात किया जाए, सार्वजनिक व्यय का कितना प्रतिशत स्त्रियों और बच्चों के लिए आवंटित है और उनके लिए कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है।
ठीक है, भारत में ये कब शुरू हुआ था? भारत में हुआ था ये 2005 और 6 में शुरू हुआ था। और उस टाइम जो इसका जो मतलब बजट रखा गया था वो टोटल बजट का 4.8% था। ठीक है, जो आम बजट होता है। और पिछले साल जो उसका बजट रहा है 4.7% रहा है। ठीक है, फिर है सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था 1982 में। ठीक है, फिर जेंडर बजटिंग है वो क्या है? मतलब क्या काम करता है? लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई से संबंधित होता है। ठीक है, कि जो लैंगिक असमानताएं हैं उनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। जेंडर बजटिंग या लिंग बजटिंग यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है कि प्रगति से पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से लाभ हो। मतलब कि जो प्रगति हो रही है उसमें पुरुषों और महिलाओं को एक जैसा लाभ प्राप्त हो। अच्छा, भारत में इसकी आवश्यकता क्यों हुई? नेक्स्ट, भारत में इसकी आवश्यकता भारत का विकास है, मतलब जितना भी मतलब जो भारत का विकास होना है उसकी उपलब्धियों में, मतलब जो महिला और लड़कियों का अगर लड़कियों का विकास नहीं होगा तो लड़कियों का सशक्तिकरण नहीं होगा, तो महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा तो मतलब भारत एक तरीके से विकसित नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या, तो जैसे कि हमारी कुल जनसंख्या का हम 50% कह सकते हैं, जैसे कि इसमें आंकड़े भी है 48.9% हमारी जो महिलाएं हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हमारी आबादी का 50% ही हम समझ सकते हैं महिलाओं का। अगर उनका विकास नहीं हुआ तो भारत का भी विकास नहीं होगा। तो जेंडर बजटिंग इसलिए भारत में लाया गया। इसमें क्या, महिलाओं को संसाधनों तक पहुंच और उन पर नियंत्रण के लिए असमानताओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये असमानताएं अलग अलग है, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा होता है कि जैसे अगर किसी परिवार में पुरुष और महिला में से कोई बीमार है तो महिलाएं अपने आप को इग्नोर कर देती है ना, तो वो वहां पर भी हम घर में देखते हैं कि उनको समानता का अधिकार नहीं मिलता है। फिर पोषण में भी ऐसा ही होता है उनके साथ कि घर में लड़कों को अच्छा पोषण दिया जाता है या फिर महिलाएं अपने पोषण में खुद के लिए भी वो लापरवाही करती है। फिर साक्षरता में भी ऐसे ही हमने देखा है कि जैसे जो लड़के हैं उनको ट्यूशन लगा दिया जाता है ना, या फिर उनको हायर एजुकेशन के लिए आगे उनको मतलब प्रोत्साहित किया जाता है और लड़कियों की ज्यादातर शादी वगैरह कर दी जाती है। ऐसे ही शैक्षिक उपलब्धियों की, शिक्षा, मतलब लड़कियों को शिक्षा देना ये माना जाता है कि एक व्यर्थ है, मतलब पैसों, हाँ, मतलब इनकी तो शादी हो जानी है तो दूसरे करेगी, पैसे इनके है ना। पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा इनकी शादी में डबल डबल खर्चा, ये ऐसे सोचते हैं। और तो फिर ऐसी शैक्षिक, कि मतलब जो महिलाएं होती है ज्यादातर वो जो अपने घर में अगर सारे पुरुष खा लेते हैं खाना वगैरह उसके बाद ही वो खाती हैं। हाँ, उसके बाद ही जो बचता है वो, हाँ, ठीक है, नहीं बचा तो मतलब अपने आप को उसी में संतुष्ट कर लेती है। तो इस तरीके से उनका मतलब स्वास्थ्य पे भी उनका असर पड़ता है। और फिर दूसरा शैक्षिक उपलब्धियां भी यही है कि जो हायर एजुकेशन वगैरह होती है उसमें महिलाएं कम देखी जाती हैं। फिर कौशल के स्तर में भी उनके साथ भेदभाव होता है और रोजगार के स्तर में भी, मतलब अगर पुरुष भी सेम ऑफिस में सेम वर्क कर रहे हैं तो महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, उनको कम सैलरी दी जाती है और पुरुषों को ज्यादा सैलरी दी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्षेत्र है। ठीक है, फिर है महिलाओं के सशक्तिकरण में महिला उन्नोन्मुखी बजट आयोजन या जेंडर बजटिंग महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। ठीक है, तो ये जेंडर बजटिंग इसीलिए लाया गया था कि जो महिलाओं का विकास हो सके, उनका सशक्तिकरण हो सके। तो जेंडर बजटिंग का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जैसे महिलाओं की जरूरतों को पहचान करना और उनकी जरूरतों के लिए पुनः निर्धारण और व्यय में वृद्धि करना। मतलब जो हमारी सरकार है उनमें जैसे उनकी जो जरूरतें हैं उनको पहचानना महिलाओं की, और फिर उसी के हिसाब से उनके लिए बजट का निर्धारण करना ताकि वो उसी तरीके से व्यय किया जा सके। ठीक है, वृहद आर्थिक नीतियों के निर्माण में महिलाओं को मुख्य धारा में लाना, मतलब कि जो आर्थिक नीतियां बनाई जाती है उसमें महिलाओं को मुख्य धारा में लाना जेंडर बजटिंग का
मुख्य उद्देश्य भी है, जैसे सिविल सोसाइटी में महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ करना। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, महिलाओं के लिए किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय और विकास संबंधी नीतिगत प्रतिबद्धताओं पर निगरानी रखना और स्त्री पुरुष समानता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योगदान देना, कि जो उनके लिए व्यय किया जा रहा है उसकी जो नीतियां बनाई जा रही है उसके लिए, मतलब जो उनके लिए बजट लाया गया है उसके लिए जो नीतियां बनाई जा रही है उस पर जो व्यय किया जा रहा है कि वो सही तरीके से किया भी जा रहा है या नहीं, उस पर निगरानी रखना और महिला पुरुष के जो बीच असमानताएं है उनको खत्म करना। ठीक है, फिर ये जो जेंडर बजटिंग है, ये इसका आयोजन पांच इसके स्टेप होते हैं, जिसको पंचसूत्रीय ढांचा इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट होगा महिलाओं की स्थिति के संबंध में विश्लेषण करना, मतलब कि जो महिलाओं की स्थिति है पहले उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। फिर सेकंड जो हमारा चरण होगा उसमें फर्स्ट चरण में जो महिलाएं मतलब सेलेक्ट की गई है फर्स्ट चरण में किसी भी क्षेत्र की, तो उनके लिए नीति बनाना, संबंधित मामलों को सुलझाने और महिला पुरुष अंतर को कम करने के लिए यहाँ फैसला मतलब उनकी नीतियों को बनाया जाता है सेकंड चरण में। ठीक है, फर्स्ट चरण में तो पहले उनकी समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है और फिर उसके लिए नीतियां बनाई जाती है। फिर थर्ड चरण में क्या होता है, जो सेकंड चरण में चिन्हित क्षेत्र है, क्षेत्र विशेष की जो महिलाएं हैं उनकी संवेदी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आवंटित बजट पर्याप्त है या नहीं, मतलब फिर उसमें बजट दिया जाता है, जो नीतियां बनाई जाती है और देखा जाता है कि ये बजट पर्याप्त है या नहीं। थर्ड चरण में ये होता है। फिर फोर्थ चरण में है धनराशि को योजना के अनुसार व्यय किया जा रहा है या नहीं, इस बात की निगरानी रखी जाती है। ठीक है, फिर फिफ्थ जो इसमें चरण आता है उसमें नीति योजना और कार्यक्रमों का क्या प्रभाव पड़ रहा है और चरण एक में की स्थिति में कितना सुधार हुआ है, मतलब जो चरण एक में महिलाओं की समस्या देखी गई थी उनकी स्थिति में कितना सुधार किया गया है, चरण 5 में ये देखा जाता है। ठीक है, फिर है अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं जिसमें भारत भी एक पक्ष है, मतलब फिर है अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं जिसमें भारत भी एक पक्ष है, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, इसमें महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के निवारण संबंधित समझौता किया गया था, जिस पर भारत ने 1980 में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय जो हमारी मीटिंग्स होती है उसका दिया हुआ है। 1980 मतलब 1980 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। फिर सेकंड है महिलाओं का अधिकार मानव अधिकार है, इस बात पर बल दिया था 1993 में वियना में मानव अधिकार संबंधित विश्व सम्मेलन जो हुआ था उसमें ये बोला गया था कि महिलाओं का अधिकार मानव अधिकार है। ठीक है, फिर थर्ड है जनसंख्या और मानव विकास अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICPW 1994 कैरो में हुआ था, उसमें महिलाओं के स्वास्थ्य एवं अधिकारों को केंद्र में रखा गया था। ठीक है, फिर फोर्थ है महिला संबंधित चौथा विश्व सम्मेलन 1995 में बीजिंग में हुआ था, जिसमें सरकारों ने मानव जाति के हित में सभी जगहों की महिलाओं की समानता, विकास और शांति संबंधित लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने संकल्प की घोषणा की थी। फिर फिफ्थ है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 23वां विशेष सत्र जून 2000 में हुआ था, जिसमें स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर बजटिंग प्रक्रियाओं में महिला पुरुष समानता के लक्ष्य पर ध्यान देने का आह्वान किया गया था। ठीक है, फिर है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 8 इसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। इसका तीसरा लक्ष्य था लिंग समानता को प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तिकरण करना। ठीक है, तो ये मेनली जो जेंडर बजटिंग है वो महिलाओं के लिए ही एक तरीके से लाया गया था। फिर है भारत में जेंडर बजटिंग का क्रमिक विकास किस तरीके से होता है, मतलब किस तरीके से इसको लाया। तो सातवीं जो हमारी योजना थी 1985 से 1990 तक जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारी हुई थी, उसमें ये जो 7th थी वहां से इसकी स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या था
जारी निधियों की मात्रा, लाभों का आकलन करने के लिए निगरानी हेतु 27 महत्वपूर्ण महिला केंद्रित योजनाओं की पहचान की गई कि महिलाओं के लिए कौन-कौन सी योजनाएं हम चला सकते हैं। फिर है 8वीं योजना जो कि 1992 से 1997 तक थी। इसमें विकास संबंधित क्षेत्रों से महिला केंद्रित कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। फिर है 9वीं योजना जो 1997 से 2002 तक थी, जिसमें महिला घटक योजना WCP तैयार निधियों के 30% भाग को सभी महिला संबंधित क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए जाने की मांग की गई। ठीक है। फिर है 10वीं योजना जो थी 2002 से 2007 तक, इसमें WCP की संकल्पना और जेंडर बजटिंग को संबंध करने का लक्ष्य रखा गया। फिर है 11वीं योजना 2007 से 2012, सभी मंत्रालयों और विभागों की नीतियों और योजनाओं में महिला पुरुष समानता को उचित स्थान देने पर बल दिया गया। फिर है 12वीं योजना जो 2012 से 2017 तक थी और ये लास्ट हमारी जो थी योजना थी। फिर उसके बाद नीति आयोग आ गया था ना। जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया को और सुदृढ़ करना और उसमें सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को शामिल करना। जो हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, इसमें सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को शामिल किया गया था। फिर नेक्स्ट है जेंडर बजटिंग हेतु संरचना और तंत्र की स्थापना। ठीक है। फिर इसमें जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों ने 8 मार्च 2007 से जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ GPC का गठन किया। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? संबंधित मंत्रालयों की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित करना और उसमें परिवर्तन करना। फिर है लैंगिक असमानता की समस्या का ताकि मतलब ये जो था संबंधित मंत्रालयों की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित करना और उसमें परिवर्तन करना ताकि लैंगिक असमानता की समस्या का समाधान किया जा सके। फिर मंत्रालय के बजट के अनुसार संसाधनों का आवंटन करना लैंगिक समानता को, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले। ठीक है। फिर है जेंडर बजटिंग महिला और बाल विकास मंत्रालय GBC की स्थापना के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ निरंतर और सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। मतलब अभी तक 57 मंत्रालय मतलब 57 मंत्रालय विभाग जेंडर बजटिंग पहलों के समन्वयन के लिए केंद्र बिंदु के रूप में जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ स्थापित कर चुके हैं। इसमें नीतियों कार्यक्रमों की मुख्य धारा में महिलाओं को शामिल कर सके। मतलब इन जो नीतियां बनाई जा रही है और कार्यक्रम जो लागू किए जा रहे हैं महिलाओं को, उनको उसकी मुख्य धारा में शामिल कर सके। कुछ प्रमुख संस्थाएं इस मतलब जो इस जेंडर बजटिंग के लिए मतलब जो कार्य कर रही है, एक है हमारा वित्त मंत्रालय, इसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर काम कर रहा है। और महिला और बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक कल्याण विभाग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षक विभाग जो जेंडर बजटिंग के लिए काम कर रहे हैं। फिर 2008 में जेंडर बजटिंग हेतु प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, क्षमता विकास, अनुसंधान, सर्वेक्षण इत्यादि के लिए एक स्कीम आरंभ की गई, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही इसमें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। फिर अब देखते हैं इसमें चुनौतियां क्या क्या है जेंडर बजटिंग में। एक तो मतलब है नियमित निगरानी, मतलब जो जेंडर बजटिंग के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके लिए जो भी व्यय किया जा रहा है उसकी मतलब कोई नियमित निगरानी नहीं है कि वो कार्यक्रम सही से चल भी रहे हैं नहीं चल रहे हैं। फिर सीमित प्रवर्तन और जवाबदेही, मतलब किसी की जवाबदेही नहीं है उसके लिए जो भी कार्यक्रम और नीतियां चल रही है। और फील्ड स्तर पर आयोजना और कार्यान्वयन में महिलाओं की सीमित प्रभावी भागीदारी, मतलब जो भी कार्य नीति और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत कम है। फिर है क्षमता विकास में कमी। और फिर सामाजिक आर्थिक बाधाएं, बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक बाधाएं हैं इसकी चुनौतियों के रूप में, जो कि जेंडर बजटिंग को सही से लागू नहीं किया जा रहा है। फिर योजनाओं का प्रभावी रूप से कार्य न करना, मतलब जो भी योजनाएं हैं उनका सही रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है।
जैसे ये जेंडर बजटिंग में हमने देखा भी है, जैसे ये लड़कियों के लिए भी चलाई जाती है सुकन्या योजना और लाडली योजना जो चलाई जा रही है कि उनको जन्म के समय पे पैसे मिलते हैं, फिर ऐसे उनको अलग-अलग मतलब डिवाइड करके पैसे मिलते हैं 18 वर्ष की आयु तक। और फिर जैसे सुकन्या योजना है, तो उसमें भी मतलब उसका सही तरीके से उनका सुचारू रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है, या हम कह सकते हैं कि जो बहुत ही आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है? तो इसमें जो जिन जिन लोगों को इसमें लाभ मिलना चाहिए, वो इस लाभ को उठा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ें इसमें चुनौतियों के रूप में कार्य कर रही हैं। फिर नेक्स्ट निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं। कि मैं महत्व के बारे में इसका हाँ, मैंने शायद वो मिस कर दिया है। महत्व इसका यही हो सकता है कि जो महिलाओं का सशक्तिकरण इसके द्वारा हो सके, और जो उन ये डाल सकते हैं कि मतलब सरकारी जो बजट प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा एक तो ये। हाँ, ये मतलब इसका जो हाँ, महत्व इसका ये हो सकता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा, प्लस जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और महिला उनका शक्ति में जो भी मतलब कमी हो रही है उनको मतलब देख के कि क्या क्या कमियां हैं, किसके कारण ये चीजें रुक रही हैं, तो उसको भी ये बढ़ाने में मदद करेगा। हाँ, और हाँ, जैसे इसको सामाजिक न्याय से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो प्रस्तावना में दिया है, समावेशी समाज बनाना है हमको, उसके भी बोल सकते हैं। हाँ, और अपर्णा तुम बता रही थी ना इसमें कौन से 2 हाँ, वो इसमें जो जेंडर बस्टिंग है, इसमें 2 प्रकार की स्कीम्स होती हैं। एक स्कीम ऐसी होती है जो 100% इसमें बजट होता है, मतलब 100% एलोकेशन होगा स्कीम में, वो वुमन से रिलेटेड ही होगा। और दूसरी जो मतलब बी होता है उसमें स्कीम बी, उसमें क्या 30% होता है, वो सिर्फ वुमन के लिए होता है। तो इसमें क्या समस्या देखने को मिलती है जेंडर बस्टिंग में, कि ज्यादातर स्कीम जो 100% वाली बहुत ही कम है, 30% वाली ही ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये प्रॉब्लम, हाँ, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अगर हम लोग देखें कि पूर्णतः समर्पित हो जो महिलाओं के लिए स्कीम्स, ऐसे बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये पॉइंट इसमें डाल सकते हैं महत्व में कि मतलब जितने भी उनके जो जरूरत की चीजें होती हैं उनको उनको उसको वो जो आवश्यकताएं होती हैं जिनकी, तो उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी मतलब संसाधनों का जो आवंटन है वो उचित तरीके से कर सकते हैं। हाँ, मतलब जैसे महिलाओं का जो कौशल स्तर है, मतलब उस कौशल को बढ़ाने के लिए अलग-अलग स्कीम चलाई जाए ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके, हाँ, है ना? इसमें आ जाएगी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, सतत विकास के लिए जो है हमारा जो एसडीजी गोल्ड है, हाँ, एसडीजी गोल है, उसको भी समानता को बढ़ावा देना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक जो कमी लगती है कि स्कीम्स बहुत सारी हैं। अगर हम लोग सर्च करने देखें, सुकन्या से लेके जैसे बोला कौशल विकास ऑलरेडी चल रही है स्कीम, पर ज्यादातर लोगों तक वो उनकी जानकारी नहीं पहुंच पाती है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले जो स्कीम्स हैं जिन वर्ग के लिए, तुमने बोला कि जो टारगेटेड वर्ग है वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है, तो पहले हम लोग टारगेट वर्ग को उसको लोकेट करें, है ना, और उन तक पहुंचाएं वो स्कीम, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि स्कीम तो बहुत ही हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। मतलब आप सर्वेक्षण किया जाना चाहिए इस चीज का, हाँ, फिर उन लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए, उसका जितना प्रचार प्रसार किया जाएगा लोगों उसके बारे में जितना जानेंगे वो उसमें उतना ज्यादा इन्वॉल्व होते जाएंगे। बिल्कुल। जैसे मनरेगा में सोशल आउटिंग होती है, हर जगह सोशल आउटिंग होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो लोग खुद बताएं कि उनको कितना लाभ हुआ है और कहाँ कमी है, उनके इनपुट्स को स्कीम्स के में जब दोबारा डिजाइन किया जाए तो उसमें शामिल किया जाए, मतलब ये क्योंकि वो, हाँ, तय तो किया जाता है, मतलब जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा उसमें मतलब धनराशि तो दी जाती है, लेकिन वो सही तरीके से लागू नहीं की जाती। मतलब जैसे बिल्कुल देखा गया ना, ठेकेदार वगैरह जो होते हैं वो ही पैसा खा लेते हैं सारा। मतलब ये चीज मतलब थोड़ी बहुत जैसे जब से ये काफी हद तक कम हुई है। हाँ, सिस्टम जब से स्टेब्लिश हुआ है गांव गांव तक, जब से ये पहुंचा है तब से ये चीजें काफी कम हो गई हैं। डीबीटी जब से आया डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, तो उससे काफी हद तक ये चीजें कम हुई है। कम, लेकिन फिर भी कई लोग उसमें धोखाधड़ी कर लेते हैं ना। हाँ, वो तो है। हैं सरकार बदलते रहते हैं। हाँ, वही है।
तो इसके निष्कर्ष में यही है, वास्तव में परिवर्तन लाने के लिए सरकार को पूरी ईमानदारी से जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया पर ध्यान देने की आवश्यकता है और फिर अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। फिर है अच्छी तरह से डिजाइन और सुनियोजित और समुचित समग्र प्रशिक्षण पहल सामग्री जेंडर बजटिंग को प्राप्त करने की ओर एक कदम है। बस इसमें यही था। ठीक है। आज कंटिन्यू करना है फिर ड्रग अब्यूज वाला? कितना ही रहने देते हैं, 1 मिनट। नहीं, छोटे टॉपिक है, फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग हेल्थ ले लेंगे। इसको हुआ नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। हो रहा है, शो हो रहा है। स्लाइड नीचे कर देना, ठीक है। तो हम लोग का जो टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का, ड्रग अब्यूज इन इंडिया, है ना। शॉर्ट टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है ना। GS1 में हम लोग इसके यूज कर सकते हैं कि सोसाइटी पे हम लोग जब बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था यूथ सेक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, सोसाइटी में यूथ वाले सेक्शन में, कि वहाँ क्या क्या नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। GS2 में हेल्थ टॉपिक है, वहां इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कि हेल्थ में किस तरीके से नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है ड्रग्स का। फिर जो थर्ड है GS3, उसमें है इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, उसको यहाँ से पूरे तरह लिंक कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो इसमें फैक्ट है वो देखते हैं पहले तो, कि भारत में लगभग 37 करोड़ लोग हैं। 37 कितना मतलब बड़ा 1% देखने को मिलता है कि शराब और अलग प्रकार के साइकोट्रोपिक जो भी पदार्थ हैं उनका सेवन कर रहे हैं ये लोग, है ना, उनकी हेल्थ को बुरी तरह इम्पेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके जो अत्यधिक सेवन जो ज्यादातर करते हैं लोग, उसमें 13% लोग हैं वो 20 वर्ष से कम आयु के। तो मतलब ज्यादातर जो किशोर अवस्था वाले लोग हैं वो इससे प्रभावित हैं, ठीक है। ये हमको इस डेटा से पता चलता है। फिर हम लोग सीधे जाते हैं कारण पे, है ना। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो है सामाजिक में देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा टीनेजर्स हैं तो उनके जो ज्यादातर दोस्त वगैरह होते हैं ना, उसको कूलनेस से जोड़ते हैं, चलो शराब पीते हैं ना, सिगरेट पीते हैं, तो इस तरीके से वो लोग ज्यादा लत में पड़ जाते हैं। फिर दूसरा आर्थिक कारण भी होते हैं कुछ लोगों के, है ना, कि वो बेरोजगार हैं, है ना, गरीब हैं, तनाव है बहुत ज्यादा, तो उसको कम करने के लिए वो लोग ड्रग्स का यूज कर लेते हैं, शराब का यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर मनोवैज्ञानिक तौर पे कुछ लोग अवसाद का शिकार हैं, है ना, उनके पास वो परिवार से दूर रह रहे हैं, तो उसको इस स्ट्रेस को कम करने के लिए वो लोग जो भी ड्रग्स हैं या जो भी ऐसे पदार्थ है, मादक पदार्थ, उनका यूज करते हैं। फिर जैविक, है ना, कुछ लोग क्या होते हैं अनुवांशिक प्रवृत्ति, मतलब ये है क्योंकि फादर हो गए या फिर जो परिवार के वो नॉर्मल करते रहते हैं, तो वो भी इसके शिकार आसानी से हो जाते हैं, देख के ठीक है। आसपास का जैसा माहौल रहेगा हाँ इसमें ढल जाते हैं। बिल्कुल, तो ये देखने को बहुत कई कई जगह ये बहुत ज्यादा नॉर्मल भी रहता है। जैसे हम लोग मेट्रो सिटीज में जाएं तो वहाँ पे ऐसे सेक्शन एरिया भी बटे हुए हैं जहाँ के लोग आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। फिर हम लोग देखेंगे इसके परिणाम क्या है, दुष्परिणाम। वही है कि जो सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे तो उनके हेल्थ पे बुरी तरह इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी किडनी लीवर बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे लोग घरेलू हिंसा ज्यादा करते हैं ना, देखते हैं ज्यादातर के जो शराब पी के आते हैं उनके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं ना अपने परिवार के सदस्यों पे मतलब हिंसा करने के, ठीक है। और दुर्घटना के चांसेस, अगर आप ड्रिंक करते हो, है ना, और ड्राइव करते हो, ड्रिंक एंड ड्राइव के बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं ना, खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों को भी। फिर आर्थिक तौर पे अगर आप ज्यादा सेवन करते हो, जैसे कुछ लोगों के पास रुपए नहीं है
फिर भी वो ऋण लेके, है ना, हाँ पी रहे हैं, मतलब शराब पी रहे हैं या फिर ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, तो वो गरीबी का शिकार हो जाते हैं। और उनकी जो कार्य क्षमता, जैसे हम देखते हैं जो ड्रग्स लेते हैं उनका जो शरीर है बुरी तरह वीक हो जाता है, उनका जो माइंड है वो भी, हाँ, और फुल वो उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पाते हैं फिर, है ना। तो ये भी उनकी एक लाइफ उसमें बिल्कुल है। उनसे निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है ना। हाँ, तो राजनीतिक तौर पे अगर हम देखें, अगर कोई पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व है तो वो भ्रष्टाचार करेगा, मतलब वो नॉर्मल जो होना चाहिए आदर्श बिहेवियर वो नहीं फॉलो कर पाएगा, है ना। प्रशासनिक जो क्षमता है उसमें भी कमी आएगी। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें अगर हम लोग, जैसे ये ज्यादातर देखने को मिलता है, जो पूरा रैकेट चलता है ये ड्रग्स रैकेट, वो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है ना। अभी हम लोग देखेंगे भी कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं। तो इससे क्या होता है, इनमें जितनी भी नेगेटिव, एक डार्क नेट हो गया, है ना। डार्क नेट में मतलब क्या होता है, जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, जिसके आप सोर्स का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है ना। और मनी लॉन्ड्रिंग का यूज किया जाता है इसमें, काला धन है उसका प्रयोग किया जाता है इन सब के लिए। और इसी की फंडिंग, जब ये काला धन होगा इसी की फंडिंग की जाएगी टेररिज्म के लिए। मतलब समझ लो ये साइकिल है पूरा। जो ड्रग्स है उससे हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, ड्रग्स का जिसके लिए यूज हो रहा है ब्लैक मनी से टेररिज्म, ये पूरा एक साइकिल चलता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो ज्यादातर अगर हम लोग इसे ऑब्जर्व करेंगे, जितने स्टेट लिखे हैं ज्यादातर ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स है ना उसके पास वाले एरियाज है ना। एक नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि बॉर्डर है वो पोरस है ना, इतना आसान से चीजें यहाँ से वहां जा सकती हैं, तो वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है ना। जैसे पंजाब हरियाणा के साइड हो गया, दिल्ली का हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, है ना, असम, यहाँ पे ज्यादा आसानी से देखने को मिलती हैं ये सब चीजें। ठीक है, मूवी भी आई थी कई सारी, उड़ता पंजाब, है ना, और ये बहुत सारी मूवीज आती हैं जो बताती हैं कि वहां के युवाओं की कितनी बुरी हालत हो गई है ना। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है और ये इलीगल रैकेट बुरी तरह चल रहा है, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज में चल रहा है ना। तो ये बहुत गंभीर एक समस्या है, पे ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट है, कहाँ से लिंक है ना, इसको रोकने के लिए उसने क्या क्या किए हैं, कौन सी मतलब ट्रीटी साइन किया है या कौन से कानून बनाए हैं। ठीक है, तो एक तो उसने यूएन अभी समय एक हुआ है नार्कोटिक्स ड्रग्स को लेके, उस पे साइन किए हुए हैं, 1961 का है। और एक है नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक अवैध तस्करी के विरुद्ध जो है ना, उस 1988 उसको भी हमने साइन किया हुआ है ना, इसके लिए हमको वर्क करना है। फिर एक स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ एक्ट 1985 है ना, जो ये ड्रग्स हैं उनकी मतलब कहाँ पे भी हो रही है सब चीजें, उनकी पहचान करने के लिए, है ना, और उपचार, जिनको भी इसकी आदत पड़ गई उसके उपचार के लिए, और उनका पुनर्वास किया जा सके, उनको नॉर्मल लाइफ फिर से दी जा सके, उसके लिए काम करता है। फिर नशा मुक्त भारत अभियान भी चलता है, और भी हैं ये इंपॉर्टेंट, मैंने 3 लिख लिए थे। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं क्या क्या समस्याएं आती हैं जब बात करते हैं कि हमको खत्म करना चाहिए अगर इतनी गंभीर प्रॉब्लम है, तो क्या क्या हमारे सामने समस्याएं आती हैं उनको देखते हैं। ये इंटरनल सिक्योरिटी जीएस3 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आ भी चुका है जहां तक मुझे पता है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 आते हैं इसमें, एक आता है गोल्डन ट्राइंगल, इसको डेथ ट्राइंगल भी बोलते हैं, एक आता है गोल्डन क्रिसेंट, इसको डेथ क्रिसेंट भी बोलते हैं, है ना। तो अगर हम लोग बात करें कौन कौन से एरियाज हैं, जो क्रिसेंट वाला एरिया है उसमें आता है पाकिस्तान का एरिया, अफगानिस्तान और ईरान, यहाँ से सप्लाई होती है ड्रग्स की। क्योंकि अगर ये इन क्षेत्रों के हम लोग देखें तो ये अफीम के उत्पादक क्षेत्र हैं, ये है ना, की खेती होती है यहाँ पे, अफीम की खेती बहुत ज्यादा होती है। हाँ, तो अब उनको निर्यात करने ही एक्सपोर्ट करने